हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि एक अच्छा बुल रन हुआ था और अब जो है तो बुल रन का यहाँ पे हमें एंड होते हुए दिख रहा है। उन लोगों के लिए एक छोटी सी मैं केस स्टडी लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी 2008 का ये निफ्टी का स्टेटस है, जहाँ पे निफ्टी जो है तो 6000 मार्क को क्रॉस किया था। अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो डिप वाला पॉइंट था, ये टाइम था आपका अप्रैल यहाँ पे 2000, ये जो है तो 2003 का है टाइम। और यहाँ पे निफ्टी का जो वैल्यू था उस समय पर पे, तो वहाँ पे हमें लगभग 958 के आसपास देखने को मिल रहा था। अब अगर यहाँ से हम यहाँ तक देखें तो लगभग इन 5 सालों में निफ्टी जो है तो 6 गुना हो गया था। ये होता है बुल रन। यहाँ की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो लो लगा था 7,500 का था, और अभी जो निफ्टी का हाई है वो हम मान के चलते हैं 18,500 तक गया है। यानी कि कितना हुआ, कायदे से अगर आप देखोगे तो 3 गुना भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये ऑलमोस्ट आपका मान के चलते हैं कि 2.5 गुना हुआ। कब तक में? यहाँ पे निफ्टी ने लगभग 1 से 2 सालों में इतना जो है तो रिटर्न दे दिया है। अब अगर हम इस बुल रन को कंसीडर करें तो यहाँ दो केस हैं। सबसे पहला कि यहाँ से ये जो करेक्शन हुआ था ये 57% का करेक्शन हुआ था। तो क्या जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए वो लोग बर्बाद हो गए? क्या यहाँ से कंपनी जो है तो इतने क्रैश के बाद 57% का ये जो रिसेशन का क्रैश हुआ था, क्या यहाँ से कंपनी जो है तो सारी की सारी बर्बाद हो गई? नहीं। आज जिन लोगों ने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और अगर पेशेंटली होल्ड किया है, तो आज आप देख सकते हैं निफ्टी कहाँ पर है। और दोस्तों, यही नहीं, इस पूरे बुल रन में ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है ऐसा ही भागा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी छोटे मोटे जो हैं करेक्शंस होते रहे हैं, माइनर करेक्शंस होते रहे हैं। तो यही सीन जो है हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा। मैं सिर्फ एक केस स्टडी बता रहा हूँ कि हर एक जो है तो जब भी निफ्टी उठता है तो वो हमेशा सीधा सीधा नहीं उठता हुआ दिखेगा। ऐसे छोटे मोटे जो फॉल्स आते हैं तो उनके लिए हमें रेडी रहना चाहिए और कंसोलिडेशन के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी टाइम जो होता है इन्वेस्टमेंट के लिए कभी गलत टाइम नहीं होता है। हर एक टाइम जो होता है इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे मार्केट जब क्रैश हुआ था, निफ्टी लगभग 12,000 के आसपास था। यहाँ पे जो क्रैश हुआ था, लोग सोच रहे थे और नीचे जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो मार्केट यहाँ पे गया इस 6,000 के लेवल पे? नहीं। यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, आज की डेट में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सही इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस समय पर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उससे भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है जब आपके ये मार्केट फॉल हो रहे हों। तो यहाँ पे एक छोटा छोटा इस तरीके से आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिटर्न जो यहाँ से यहाँ तक का है, इन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की वजह से ये रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आपका एवरेज होके बढ़ता हुआ दिखेगा। हो सकता है जो 6,000 के आसपास था वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका ये शायद 4,000 तक पहुँच जाता। जस्ट एक केस दे रहा हूँ मैं। और वहाँ से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 4 टाइम्स आपके रिटर्न जो हैं तो बनते हुए आपको दिख जाते। तो दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ से जो है तो कंपनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, देश की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी तो हम यहाँ पे पैसे क्यों लगाएं अपने, क्यों ना हम सेव कर लें, सबसे अच्छा बैंक में रख लेते हैं, एफडी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं सही बताऊं, अगर देश में कंपनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मार्केट क्रैश हो जाएगा, रिलायंस बर्बाद हो जाएगा, टीसीएस बर्बाद हो जाएगा, बैंक सारे बर्बाद हो जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि देश की इकोनॉमी भी नहीं बचेगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे पैसे ज़मीन में गाड़ के रख दीजिए, चाहे बैंक में रख दीजिए, उसकी वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि देश की जब इकोनॉमी ख़राब होती है तो वही जो ब्रेड आपको 10 रुपये में मिलता है, आने वाले टाइम में जब इकोनॉमी बर्बाद होती है तो वही ब्रेड आपको 1,000 रुपये में मिलेगा। पैसे आपके उतने ही हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन सारी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, इसको हमें थोड़ा सा जो है तो इसका फ़ायदा उठाते रहना है। अब अगर यहाँ पे हम ओपिनियन की बात करें तो मेरा ओपिनियन ये है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं होगा। लेकिन चूँकि मार्केट को मैं तो चलाता हूँ नहीं, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो चलाता हो, और ना ही कोई ऐसा आपको मिल जाएगा जो ये बता देगा कि इसका बॉटम कहाँ बनने वाला है। तो इसलिए हमें क्या है कि एक तैयारी करके रखनी है
कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, पास्ट में कहाँ तक गया है, और उसके हिसाब से हमें एक प्रिपरेशन करनी है। अगर हम बिगेस्ट क्रैश की यहाँ पे अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अभी तक अगर इस 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रैश जो देखने को मिला वो यहाँ पे था लगभग 57% का। तो आप मान के चलिए कि लगभग 50% का अगर आप यहाँ पे भी क्रैश अज्यूम करके चलते हैं, इन केस अगर क्रैश होता है तो उसके लिए आप जो है तो मेरे ख्याल से हर एक 10% या आप चूज़ कर लीजिए हर एक 15% के निफ्टी के फॉल पे अपना एक एसआईपी जो है प्लान कर लीजिए, और वहाँ पे आप कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी है, तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, जहाँ मैंने एक 20,000 रुपये का भी पोर्टफोलियो का डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और अगर नहीं भी मिलती है तो लॉकडाउन से रिलेटेड और कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक का भी आज मैं सिलेक्शन आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर मार्केट में थोड़ा सा हमें क्रैश टाइप का दिखता है, अगर यहाँ पे देश में और पूरे विश्व में कुछ लॉकडाउन जैसी परिस्थिति जब बनती है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इन कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर मैं इन 2 सेक्टर की बात करूं तो आप फ्राइडे को देख सकते हैं, कहीं अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी थी तो फार्मा सेक्टर में हमें निफ्टी में देखने को मिली। सारे निफ्टी के जो सेक्टर थे वो धराशायी हुए पड़े थे, लेकिन अगर कहीं तेज़ी देखने को हमें मिली तो वो थे फार्मा के स्टॉक्स। और वहीं अगर हम देखें तो गोल्ड में भी हमें कल के दिनों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तो दोस्तों इनसे ही रिलेटेड कुछ स्टॉक्स को मैं बताऊंगा। चलिए उसमें हम एक बार सबसे पहले जो है तो कंसीडर करते हैं इसेंशियल आइटम्स के स्टॉक्स कौन कौन से हैं। इसेंशियल आइटम में सबसे पहली शुरुआत जो होती है एफएमसीजी के सेक्टर से होती है, जिसमें मेरे हिसाब से एफएमसीजी के अगर हम जाइंट की बात करें, दिग्गज की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका आरएसआई देखें 28 का आरएसआई चल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है और एक अच्छी वैल्यू बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन किया था कि एचयूएल के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे चाहे आप व्हील की बात कर लें, रिन की बात कर लें, चाहे आप सोप में लक्स की बात कर लें, इन सारे प्रोडक्ट्स में यहाँ पे हमें प्राइस हाइक होते हुए देखने को मिले हैं, जिसका भी एक एडवांटेज जो है आने वाले क्वार्टर में एचयूएल को मिलने वाला है। वहीं एक अच्छे हाई रिटर्न हाई ग्रोथ स्टॉक की एफएमसीजी में बात करें तो टाटा कंज्यूमर है। फिलहाल इसने अपना 780 का जो एक सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया है, और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे 750 पे एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है या तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। फर्दर अगर कभी गिरावट होती है 700 तक जाए तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और या फिर अगर आपने नहीं किया है और आप एक अच्छे लेवल की तलाश में हैं तो मेरे हिसाब से 750 का एक लेवल बढ़िया रहेगा जहाँ पे आप यहाँ पे इसमें एसआईपी कर सकते हैं। दोस्तों एफएमसीजी की अगर बात हो रही है तो वहाँ मैं आईटीसी को मिस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार हमें बहुत ही एग्रेसिवली कंपनी जो है एक्सपेंड करती हुई देखने को मिल रही है। डेली एक न्यूज़ यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे कल की न्यूज़ आई हुई है जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आईटीसी के इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे आईटीसी जो है लगभग 16% का स्टेक जो है, यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कहाँ? बेबी केयर ब्रांड मदर स्पर्श में। कंपनी में टोबैको का सेगमेंट होने के बावजूद यहाँ पे हमेशा एक अंडर प्रेशर देखा गया है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी इन चीज़ों से उबर सकती है। और अगर आपको ये कभी 220 के नीचे मिले, 210 पे मिले, 200 रुपये पे मिले, तो ये होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला लेवल। यहाँ से आपका डाउन साइड एक भी नहीं रहेगा। और अगर यहाँ पे मैं बात कहूँ होल्ड की, तो पेशेंटली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कुछ नहीं तो एफडी जैसा रिटर्न ये आपको एज अ डिविडेंड तो दे ही देती है, ऐसी ये कंपनी है। बाकी इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। कभी डिमर्जर की भी न्यूज़ आती है तो ये स्टॉक जो है ना 200 से बहुत ज़्यादा रैली करता हुआ 300-500 भी आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। बाकी जिस तरीके से कंपनी का एक्सपेंशन मुझे देखने को मिल रहा है, न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये आईटीसी जो है तो एफएमसीजी के सेक्टर में गेम चेंजर जो है साबित हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर इन्वेस्टमेंट जो है तो मुझे अगर स्टॉक में लगता है तो मेरे हिसाब से वो है मुथूट फाइनेंस। दोस्तों मुथूट फाइनेंस की बात करें, Q2 के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए थे और वहाँ पे जो हमें इनके रिजर्व देखने को मिले थे, अगर हम गोल्ड की बात करें तो लगभग 160 से 170 टन का यहाँ पे हमें इनके पास गोल्ड का रिजर्व देखने को मिला था। और दोस्तों यहाँ पे अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, कोरोना में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था, सारे इक्विटी धराशायी थे, क्रूड ऑयल धराशायी थे।
वहाँ पे अगर हमें कोई प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिला था तो वो था गोल्ड। बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे हमें गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली थी और यही रीज़न है कि फ्राइडे में सारे कमोडिटी जो है तो डाउन हमें देखने को मिले थे, लेकिन कहीं अगर कुछ बढ़ा हुआ था तो वो था गोल्ड। और अगर गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतरीन स्टॉक है मेरे ख्याल से मुथूट फाइनेंस, जो फिलहाल 6 महीने के अपने लो पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो प्राइस है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग है। पहला एसआईपी आप यहाँ पे तो बड़े आराम से इसमें डाल सकते हैं। दूसरे अगर एसआईपी की बात करें तो कभी अगर निफ्टी आपको 16,000 के नीचे मिल जाए या 16,000 के आसपास मिल जाए और उस टाइम पे ये स्टॉक अगर आपको 1330 या 1350 के आसपास मिले तो एक और यहाँ पे एसआईपी इस स्टॉक में आप कर सकते हैं। अब बात करें फार्मा सेक्टर के स्टॉक की तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक जो है काफ़ी है फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कोरोना दिखे या ना दिखे ये स्टॉक जो है निफ्टी 50 का स्टॉक है और हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और अगर कोविड जैसा क्रैश होता है तो वहाँ पर आपको ये फार्मा जैसा रिटर्न भी देता है। बात करें यहाँ पे 2020 के क्रैश की तो आप देख सकते हैं यहाँ इस स्टॉक में कुछ खास गिरावट हुई नहीं, क्योंकि कोविड का जब केस होता है तो वहाँ मेडिकल स्टोर्स में डिमांड बढ़ जाती है, हॉस्पिटल्स में डिमांड बढ़ जाती है, तो फार्मा के सेक्टर जो है तो वो तेज़ी करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ में यहाँ पे डिवीस लैब को भी एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 2.5% की हमें वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत शानदार हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो नॉर्मली तो परफॉर्म करते ही हैं, एक अच्छे परफॉर्मर हैं ही, लेकिन अगर कोविड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छे परफॉर्मर देखने को मिलेंगे, यानी कि ये स्टॉक जो है तो आपके एवरग्रीन कैटेगरी के स्टॉक हैं। दोस्तों एवरग्रीन कैटेगरी में सबसे पहला जो कैटेगरी आता है वो है आईटी सेक्टर का स्टॉक। इस कोरोना ने ये दिखा दिया है कि आईटी सेक्टर जो है वो हमेशा परफॉर्म करता है। इनफैक्ट लॉकडाउन की कंडीशन रहती है, वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो उस केस में आईटी की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा हमें बढ़ती हुई दिख जाती है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो वो स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, ऑर्डर बुक बहुत शानदार देखने को मिलती है। आने वाले टाइम में ये आपको पैसे जितनी स्पीड से ये गिरता हुआ गया है उतनी ही स्पीड से आपको आपके रिटर्न जो है बढ़ाता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एचसीएल टेक एक बहुत अच्छी चॉइस है, आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर एकदम ले सकते हैं। फर्दर कभी गिरावट होती है तो अगली एसआईपी के लिए तैयार रहिएगा 1000 पे, और वहाँ पे भी आपको एक अच्छा यहाँ पे मेरे हिसाब से वैल्यू बाइंग देखने को मिलेगी फर्दर। और कभी अगर मार्केट में क्रैश होने को मिलता है, अगर हम अज्यूम करें मार्केट 30% 40% अगर क्रैश करता है तो उस केस में ये 900 का भी लेवल जा सकता है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों वहीं अगर हम आईटी के स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली, 3 से 4 से 5%। माइंट्री की बात करें 5% तक गिरे हुए थे, लेकिन टीसीएस की बात करें एकदम फ्लैट सा था। रीज़न ये है कि ऑलरेडी गिर चुके हैं ये सब स्टॉक, इनमें ज़्यादा आपको गिरावट और देखने को नहीं मिलेगी, और अगर मिलती है तो दोस्तों वो एक बहुत अच्छा बेस्ट लेवल होगा, जो शायद ही आपको लेवल जो है तो नॉर्मल मार्केट में या नॉर्मल करेक्शन में आपको देखने को मिलता। तो वहाँ पे आपको टीसीएस जैसी ब्लू चिप कंपनी, जो देश की नंबर 1 कंपनी हमें देखने को मिलती है अगर आईटी सेक्टर की बात करें, तो इस कंपनी को चूकना नहीं है और इसे ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। दोस्तों बात करें यहाँ पे रिलैक्सो की तो कुछ यहाँ पे लो बीटा स्टॉक होने चाहिए, कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो में होने चाहिए। जैसे मैंने एफएमसीजी के कुछ स्टॉक बताए, ये सब एक डिफेंसिव स्टॉक होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को गिरावट में होल्ड करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने देते हैं। आज की अगर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें, निफ्टी में जहाँ 2% 3%, बाकी के इंडेसेस की बात करें लगभग 4% 5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं रिलैक्सो की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही हमें कारोबार करता हुआ ये दिखा है। यहाँ पे लगभग 0.6% की गिरावट हमें देखने को मिली है। आरएसआई आप देख सकते हैं 58 का आरएसआई चल रहा है, जो कि बताता है कि ये सब स्टॉक होते हैं गिरावट में भी चट्टान जैसे खड़े रहते हैं। बात करें करंट मार्केट प्राइस की तो आप इसको एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 1300 के नीचे चल रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे क्रैश हमें देखने को मिलता है और ज़्यादा मार्केट में गिरावट होती है तो अगला जो एसआईपी है वो आप 1120 के आसपास कर सकते हैं। फर्दर अगर कभी गिरता है तो आप जो है अगला एसआईपी उसमें 1000 के आसपास कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे एसआईपी के लेवल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कौन से स्टॉक कहाँ तक गिरेगा, ये चीज़ किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है
तो कम से कम ये रहेगा कि आपने इन लेवल्स पे या इन लेवल्स पर कभी भी कहीं से भी बाउंस बैक हो सकता है, तो ये तो रहेगा कि आपने यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। बात करें यहाँ पे रिलायंस की, तो रिलायंस एक बहुत जाइंट कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं, और एक ऐसी कंपनी जो आपको टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिले, O2C बिजनेस में देखने को मिले, रिटेल के बिजनेस में देखने को मिले, डिजिटल की बात करें, चाहे वहाँ फैब्रिक की बात करें। इनफैक्ट अब तो कंपनी जो है तो रिन्यूएबल एनर्जी के भी सेगमेंट में और हाइड्रोजन के भी सेगमेंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पिछली न्यूज़ मैंने वहाँ पे कवर की थी। अगर आप कंसिस्टेंट व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, तो आपको ये सारी न्यूज़ से कहीं ना कहीं आप इस न्यूज़ से आप परिचित होंगे ही। तो ऐसी कंपनी को मेरे हिसाब से गिरावट में छोड़ना नहीं है। अगर स्टॉक कभी आपको 23-50 के आसपास दिखे तो वहाँ से आप पोजीशन बनाना शुरू करिए, और एक हर 100 रुपीज़ के फॉल पर आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और अगर नहीं तो यहाँ पे 23-50, 22-50 में लीजिए, और एक फर्दर जो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा 2000, वहाँ पे आप ले सकते हैं। और फाइनल जो मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट आपको 1880 के आसपास देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप इसमें इन 4 लेवल्स पर आप धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे एप्पल की, तो ये भी मुझे एवरग्रीन कैटेगरी में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉकडाउन हो चाहे ना हो, लोग रहें मतलब घर में रहें या कहीं भी रहें, बाहर रहें, मोबाइल आदमी कहीं ना कहीं यूज़ करता ही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कंपनी है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के यहाँ पे बिजनेस में काम करती हुई हमें देखने को मिलती है। जितना ज़्यादा मोबाइल का पेनिट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनेट का जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा इनका जो है रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगर इनफैक्ट गलती से कभी लॉकडाउन वगैरह की स्थिति होती है तो लोग घरों में जो लोगों के एंटरटेनमेंट का और टाइम पास का एक जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो मोबाइल ही देखने को मिलेगा। तो इस यहाँ पे भी इस कंपनी के बिजनेस को एक अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को लिए हुए हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए, और अगर फर्दर कभी आपको 1100 या फिर 1000 के लेवल पे देखने को मिले तो वहाँ आप इसमें फर्दर एसआईपी एक कर सकते हैं। और अगर इनके अल्टीमेट सपोर्ट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 800 का एक जो लेवल है वो बहुत ही अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिलता है। वहाँ गलती से आता है तो ये आपका हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला लेवल। दोस्तों यहाँ पे हमें CDSL को नहीं भूलना है, मोनोपोली वाली कंपनी है। और इस लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो कहीं अगर किसी के सबसे ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ हमें देखने को मिली है तो वो है CDSL। सबसे ज़्यादा कोरोना के लॉकडाउन में इस बिज़नेस ने ग्रो किया है, क्योंकि इक्विटी में लोगों का जो है तो अब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, रुझान बढ़ता जा रहा है। और मैं कल की न्यूज़ की बात बताऊं तो यहाँ पे हमें बहुत सॉलिड न्यूज़ देखने को मिली है कि 5 करोड़ यहाँ पे जो है तो एक्टिव डीमैट अकाउंट हमें खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो एक न्यूज़ है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है CDSL के लिए, और ये नंबर 1 की कंपनी बन गई है इन टर्म्स ऑफ अगर हम एक्टिव डीमैट यूज़र्स की बात करें तो। कंपनी जो है तो यहाँ पे स्मॉल कैप से मिड कैप में एंटर करती हुई आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसका जो मार्केट कैप है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक कभी अगर आपको 1300 पे मिले तो एक एसआईपी वहाँ पे डाल सकते हैं। फर्दर कभी 1200 पे मिले, माफ़ कीजिएगा 1100 पे मिले तो एक एसआईपी वहाँ पे डालिए, और अगर 1000 पे मिलता है तो एक एसआईपी आप वहाँ पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेम स्टोरी जो है कैम्स के भी साथ आपको देखने को मिल सकती है। 3000 के करंट मार्केट प्राइस पर आप एकदम इसको ऐड कर सकते हैं। फर्दर कभी गिरावट होती है तो मेरे हिसाब से 2750 और 2250 के एक और लेवल के लिए आप तैयार रहिए। यहाँ पे ये आता है तो आप इसको इसमें धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें तो डीमार्ट को नहीं भूलना चाहिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि जब मैंने अपनी फ्राइडे के दिन पहली एसआईपी डाली थी तो वहाँ पे मेरा जो एसआईपी था वो बजाज फाइनेंस और डीमार्ट के लिए गया हुआ था। रीज़न ये है कि डीमार्ट के पास दोस्तों बिजनेस का अपना एक मोट है, और जिस तरीके से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है इनके यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ है गुड़गांव में इन्होंने लगभग 23,000 स्क्वायर फीट का जो है तो एक स्पेस लीज पे लिया हुआ है, और वहाँ पे स्टोर की ओपनिंग जो है एक्सपेक्टेड है जनवरी 2022 में। दोस्तों मैं बात करूं डीमार्ट की तो यहाँ बहुत सारे आपको ऐसे रिटेल चेन देखने को मिल जाएंगे, चाहे स्पेंसर की बात करें, चाहे बिग बाज़ार की बात करें, चाहे आप कहीं पे भी चले जाइए। लेकिन मुझे जो प्राइसिंग प्रोडक्ट्स में डीमार्ट में मिलती है, जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, जो वैल्यू बाइंग मुझे डीमार्ट में देखने को मिलती है, वैसा यहाँ पे किसी भी सेगमेंट में नहीं देखने को मिलती। और मेरे हिसाब से जो बंदा डीमार्ट गया है, अगर एक बार भी गया है तो डेफिनेटली वो यहीं जाना पसंद करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो एक वैल्यू बाइंग अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी ऐसे एक मोट क्रिएट करती है अपने बिजनेस में तो उसको मिस नहीं करना है। यहाँ पे मैं बोलूँ तो करंट मार्केट प्राइस पर आप एकदम उठा लीजिए, पहली एसआईपी करिए, उसके बाद जो है तो 4250 पर दूसरा करिए, और फर्दर कभी आपको 3850 पे मिले
तो एक तीसरी एसआईपी आप वहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अगला एवरग्रीन और जो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट कंपाउंडर देखने को मिलता है वो है पिडिलाइट। यहाँ पे आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। फर्दर मार्केट में यहाँ पे गिरावट होती है तो 2000 के लेवल पे इसको अगली एसआईपी कर सकते हैं और इसका जो अगला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है 1800 के लेवल पर। तो आप चाहें तो इन 3 लेवल्स पर इस पे एसआईपी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर कोरोना आता है तो या तो कोरोना रहेगा या तो इंसान रहेगा। अगर कोरोना रह गया तब तो कोई बात ही नहीं है, आप चाहे कमाएं चाहे गंवाएं कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इंसान रह गया तो मेरे हिसाब से आपको इन स्टॉक्स पर भी थोड़ा सा फ्यूचर ग्रोथ देखना चाहिए, क्योंकि अगर अगला फ्यूचर जो है ईवी है और इस क्रैश में जो है तो ईवी के स्टॉक्स गिरेंगे और वहाँ पे आपको जो है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी कि वहाँ पे आप पोजीशन बना लीजिए। ईवी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। इसमें तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम बात करें डिक्सन, या फिर अगर आप चाहें तो अंबर के भी साथ जा सकते हैं। और रहा सवाल बैंकिंग का, तो दोस्तों इकोनॉमी है तो बैंक है तो इकोनॉमी है। तो इन ये भी अगर गिरते हैं, एनबीएफसीज की बात करें, बैंक की बात करें, तो वहाँ हमें पोजीशन बना लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सोना कॉम्स की, बीएलडब्ल्यू। ये जो है तो ऑटोमोबाइल के यहाँ पे असेंबलीज, कंपोनेंट्स, गियर्स और इस तरीके से यहाँ पे कंपनी जो है तो काम करती हुई आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो आज लगभग 4% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। फर्दर अगर ये स्टॉक यहाँ पे आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। फर्दर अगर इसमें गिरावट होती है तो आप जो है तो 650 के आसपास इसमें एक पहला एसआईपी डाल सकते हैं। फर्दर यहाँ पे आप जो चाहें तो इस लेवल पर मत डालिए। आप यहाँ पे अगर 650 पे ले रहे हैं तो फर्दर आप वेट करिए कि अगर ये 550 जाता है मार्केट क्रैश में तो आप वहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन 3 लेवल्स पर आप इस तरीके से जो है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम 5G की बात करें या फिर ईवी की बात करें, इस कंपनी का आपको दोनों ही सेगमेंट में एक्सपोजर देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग, आर&डी और एम्बेडेड सिस्टम के सॉल्यूशंस कंपनी जो है तो प्रोवाइड करती हुई हमें देखने को मिलती है और कंपनी बहुत ही शानदार है। एक अलग ही किस्म का यहाँ पे आईटी का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, चाहे टाटा एल्क्सी की बात करें चाहे एलटीटीएस की बात करें, और दोनों ही कंपनी हमें नहीं छोड़नी है। दोस्तों अगर आज की बात करें तो मार्केट की इस भारी गिरावट में हमें लगभग 1% की एलटीटीएस में गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों इस मार्केट क्रैश में अगर यहाँ पे भी क्रैश होता है तो हर 500 की गिरावट में इसको ऐड करिए। मैं तो कहता हूँ करंट मार्केट प्राइस पर आप ले लीजिए। फर्दर अगर 4500 पे दिखता है तो आप वहाँ पे इसको ऐड कीजिए और फिर उसके बाद जो है तो 4000 के लेवल पे आप इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं। और गिरता है तो आप 3500 के लेवल पे ऐड कीजिए। इस तरीके से एक एक स्टॉक आप इसको उठाते जाइए। एक अच्छे लेवल पे आपके पास इसमें एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जब रिकवर करेगा, इकोनॉमी रिकवर करेगी, फिर से ईवी जो है बूम करता हुआ दिखेगा, वहाँ पे बिजनेस बढ़ते हुए दिखेंगे, तो ये स्टॉक प्राइस जितनी स्पीड से गिरा है उससे डबल स्पीड से बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सेम स्टोरी यहीं पे टाटा एल्क्सी के साथ है। सेम बिजनेस में दोनों कंपनियां काम करती हुई देखने को मिलती हैं। करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। फर्दर 5000 पे आप इसको उठाइए अगर ये गिरता है। उसके बाद और अगर गिरावट होती है तो आप यहाँ पे इसको 4200 के लेवल पर इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं। आईटी सेगमेंट की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम में ही ये कंपनी भी आपको काम करती हुई देखने को मिल सकती है। आप चाहें तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन केपिट टेक्नोलॉजी में भी दे सकते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें एकदम अपने हाई पे चल रहा है और ये जो रैली है दोस्तों ये ईवी के ही कारण हमें इसमें देखने को मिल रही है। कंपनी जिस तरीके से ईवी के सेगमेंट में यहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए रेडी है तो मार्केट भी इसको उसी तरीके से भाव दे रहा है। आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पर इसको ऐड कर सकते हैं। फर्दर 450 पे आता है तो एक छोटा एसआईपी आप वहाँ पे भी करिए। छोटे छोटे क्वांटिटी में दोस्तों इसको हमें उठाते जाना है। और अगर इसमें फर्दर गिरावट होती है फर्दर तो यहाँ पे 350 के लेवल पर आप इसको और ऐड कर सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पे डिक्सन की तो आज हमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे डिक्सन को करंट मार्केट प्राइस पर उठाया जा सकता है। पीएलआई स्कीम की बात करें, एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसको 5 पीएलआई स्कीम का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। आने वाले टाइम में कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है और आप चाहें तो इसको यहाँ से अगर फर्दर करेक्ट होता है तो 4500 के लेवल पे दूसरा एसआईपी करिए, और करेक्ट होता है 4000 के लेवल पे तीसरा एसआईपी करिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे 3650 का भी अगर लेवल देखने को मिलता है तो वहाँ पे इस तरीके से आप इन लेवल्स पर एसआईपी धीरे धीरे कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात हो बैंक और एनबीएफसी की तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस को कौन भूल सकता है। यहाँ पे बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ करंट मार्केट प्राइस पर एकदम उठाया जा सकता है। ये स्टॉक बहुत ही मल्टी बैगर रहा है पास्ट में और आने वाले टाइम में भी ये मल्टी बैगर आपको देखने को मिल सकता है।
करंट मार्केट प्राइस पर इसको ले सकते हैं। फर्दर अगर एसआईपी की मैं बात करूं तो 6000 पर इसको फिर से उठाइए, उसके बाद अगर ये 5300 पे जाता है तो वहां फिर से ले सकते हैं, और अगर फर्दर 4750 पे जाए तो इसका एक और सपोर्ट वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर बैंक की बात करें तो आप मार्केट लीडर के साथ चलिए। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है 1489 चल रहा है। उसके बाद फर्दर अगर गिरावट होती है तो 1400 और 1300 पर आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो हर 50 रुपये के फॉल पर आप चाहें तो उसमें एसआईपी कर सकते हैं। 720 का रेट चल रहा है, 650 पर आप इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं, और 600 रुपये पर आप इसमें एक और एसआईपी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना है, वहाँ पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना है, और अगर इनफैक्ट आप शॉर्ट टर्मर हैं तो मेरे हिसाब से आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है तो थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल जो है तो डिसीजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे होटल के बिज़नेस की अगर हम बात करें, लॉकडाउन होगा तो यहाँ पे ये बिज़नेस जो है तो काफ़ी ज़्यादा ठप होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें सिनेमा की, आप देख सकते हैं पीवीआर में पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 10 से 11% की गिरावट हो गई। रीज़न वही है कि कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो वेरिएंट का एक खतरा है, अगर वो खतरा आगे और एक्सटेंड हुआ कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप में जैसे लॉकडाउन हुए हैं, अगर यहाँ भी लॉकडाउन एक्सटेंड हुए उस वायरस की वजह से, तो इनका बिजनेस अभी स्मूथली स्टार्ट भी नहीं हुआ है और फिर से हमें ठप होता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें ट्रेवल की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेवल हैं साउथ अफ्रीका के लिए, वो कई कंट्रीज़ ने जो है तो बैन कर दिए हैं। तो एक बार फिर से अगर ऐसी कुछ कंडीशन इमर्ज होके आती है तो इन सेक्टर्स पे भी आपको खतरा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल की मैं बात करूँ तो इन सेक्टर से आप थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, और वैसे भी इन सेक्टर में ऐसे कोई खास स्टॉक है नहीं जो एक बहुत अच्छा रिटर्न जो है तो आपको आने वाले टाइम में दे सके। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा दूर रहें, जब वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाएं तो भले चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेवल सेक्टर की बात करें तो स्पेशली जो होते हैं इंडिगो हो गए आपके, स्पाइस जेट हो गए आपके, इवन आईआरसीटीसी में भी थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन जो है मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।